हेलो एवरीवन। आज की क्लास साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 को आज कंप्लीट करेंगे, जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक रहेगा मानव स्मृति, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो चैप्टर 5 था अधिगम, मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे और उसमें टोटल 25 क्वेश्चन बचे थे। उस टॉपिक में टोटल आपके 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है और उसमें 25 क्वेश्चन बाकी थे। तो मैंने वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने पोस्ट कर दिया है। जाकर आप टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस टॉपिक से आपके 8 से 9 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता आप लोग को लेकर। आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर कर लेना और उसे 50 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि आपके पेपर में 100% उसमें से सवाल पूछे जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 स्टेट 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं साइकोलॉजी पेपर 2 की, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 में, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसलिए जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। इसलिए प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको क्लास एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो आपको अभी कराया जा रहा है, उसके लिए सिर्फ आपको 151 आपको पेमेंट करना होगा। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है और आपके सिलेबस और आपके बीपीएससी आयोग द्वारा साफ कह दिया गया है कि आपके जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे आपके एनसीईआरटी बेस रहेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप दोनों लेते हो तो आपको 300 में आपको दोनों मिल जाता है, जिसमें आपका सिलेबस 100% आपका कवर हो जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन बताइए कि जानकारी को उस रूप को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो कि स्मृति में संग्रहित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है संकेतन, ऑप्शन बी है पूर्ण ज्ञापन, भूलना या ऑप्शन डी है प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संकेतन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्रकार की मेमोरी जानकारी को एक संक्षिप्त अवधि के रखने के और प्रसंस्करण करने के लिए जिम्मेदार होती है? आमतौर पर लगभग 20-30 सेकंड के आसपास। पहला ऑप्शन है संवेदनशील स्मृति, दीर्घकालिक, घटित या ऑप्शन डी है कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। कार्य स्मृति जो आपके 20-30 सेकंड के आसपास आपकी मेमोरी में वो सेव रहती है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से बताइएगा कि जो स्मृति के 3 चरण हैं, जिन्होंने एंटकिसन और सिफ्रिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो कौन से 3 चरण थे? आपने नाम सुना होगा एंटकिसन और सिफ्रिन। इनका नाम आपने साइकोलॉजी में सुना होगा। आपको सीटेट में इनका नाम सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि सीटेट में आपको ईजी टू मॉडरेट लेवल का सीटीपी पढ़ाया जाता है, उसमें आपको पेडागोजी पढ़ना होता है। लेकिन आपने एंटकिसन और सिफ्रिन का नाम सुना होगा साइकोलॉजी में। आपने ग्रेजुएशन पेपर सेकंड ईयर में आपने सुना होगा एंटकिसन और सिफ्रिन का नाम, जिन्होंने 3 चरण बताए थे आपके मेमोरी के। तो आपको बताना है कि वो 3 चरण कौन-कौन से थे। आप ऑप्शन में देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। 1968 में इसका दिया गया था। कौन-सा आपके थ्योरी दिया गया था, कौन-सा सिद्धांत था जिन्होंने एंटकिसन और सिफ्रिन ने दिया था? तो याद रखना मल्टी स्टोर मॉडल। मल्टी स्टोर मॉडल आपके एंटकिसन और सिफ्रिन ने दिया था। कब दिया था? तो 1968 में दिया था। जिस मॉडल को रूप में भी जाना जाता है, इसके 3 स्टोर थे। संवेदनशील स्मृति, क्षणिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। ये 3 स्मृति थे, इसे याद रखिएगा।
इस मल्टी स्टोर मॉडल के अंदर मानना था कि एक बार जानकारी मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद इसे सेव किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की स्मृति बहुत ही छोटी अवधि 1/3 सेकंड के लगभग के लिए भ्रमण की जिम्मेदार होती है? आमतौर पर विभिन्न अनुभवों की याद दिलाने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है शब्दात्मक स्मृति, कार्यकारी संवेदनशील स्मृति, या ऑप्शन डी है कार्य स्मृति। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी मेमोरी होती है वो काफ़ी कम समय तक होती है, 1/3 सेकंड तक जो आपकी मेमोरी को सेव करती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, संवेदनशील स्मृति। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ये सवाल 100% आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने विषयों के लिए आमतौर पर कार्य स्मृति की क्षमता सीमित होती है? पहला ऑप्शन है 7, 10, 5, या ऑप्शन डी है 20। याद रखना इस नियम को, जो आपका क्षमता सीमित है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको मिलर के नियम के नाम से भी जाना जाता है। मिलर का नियम के विषय जाना जाता है, कार्य स्मृति को मिलर का नियम भी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 7 प्लस माइनस 1 ऐसे भी लिखा होता है, कहीं कहीं देखा होगा आपने। 7 प्लस माइनस 1 भी आपके कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस प्रकार की स्मृति व्यक्तिगत अनुभव जैसे कि व्यक्तिगत अनुभव को याद करने की जानकारी के लिए जिम्मेदार होती है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्दात्मक स्मृति, कार्यकारी स्मृति, या ऑप्शन सी है आइकॉनिक स्मृति। जो आपका ऑप्शन आपका ए है, जिसको आप लेक्सिकल, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर लेक्सिकल लेक्सिकल नॉलेज भी कहा जाता है आपके शब्दात्मक स्मृति को। लेक्सिकल नॉलेज होता क्या है? जैसे कि एक बच्चे को डॉग का स्पेलिंग सिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले बच्चे को, जो पेरेंट्स हैं उनके, सबसे पहले बच्चे को वर्ड सिखाएंगे। अगर बच्चे को डॉग के बारे में सिखाना है, तो पेरेंट्स उनके जो भी हैं, जो भी उनके अभिभावक हैं, सबसे पहले डॉग का स्पेलिंग सिखाएंगे कि डॉग कैसे लिखते हैं। उसके बाद डॉग का फ़ोटो दिखाते हैं। डॉग को फ़ोटो दिखाकर उसके माइंड में जो होता है स्टोर हो जाता है कि डॉग आपका स्पेलिंग डीओजी होता है और डॉग देखने में कैसा होता है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको लेक्सिकल नॉलेज कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मॉडल के अनुसार जानकारी संवेदनशील स्मृति की कार्य स्मृति तक एक दिशा दिशा में बहती है और उसके बाद दीर्घकालिक स्मृति में बदलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्ट मैंने आपको बताया था एंडरसन सेफ्रिन मॉडल, जिन्होंने 1968 में अपना ई रूल मल्टी स्टोर मॉडल को प्रतिपादित किया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घकालिक स्मृति से कार्य स्मृति में जानकारी को खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकेतन, पुनर्ज्ञापन, भूलना, या ऑप्शन डी है प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, पुनर्ज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति तत्वों, अवधारणाओं और सामान्य जानकारी की ज्ञान जिम्मेदार होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जस्ट मैंने आपको बताया था लेक्सिकल मेमोरी के अंदर जो आपके माइंड में आपके वर्ड को समझाया जाता है, आपके वर्ड को याद कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, लेक्सिकल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, उस प्रकार का दर्शनशीलता के लिए क्या शब्द किया जाता है जिसमें पहले सीखी गई जानकारी नई जानकारी को याद करने में क्षमता पर प्रभाव डालती है? उसको क्या कहते हैं? जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आपने बीएड में या सीटेट में आपने सीटीबी पढ़ा,
और सीटीपी जाकर फिर आपके साइकोलॉजी में आपके लिए हेल्प हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? तो पूर्व क्रियात्मक प्रभाव, जो आपके प्री नॉलेज है, जो आपके पहले की जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, नए कामों में मदद मिलना, पूर्व क्रियात्मक प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जो मेमोरी प्रक्रियाएं हैं जो बिना चेतन जागरूकता के व्यवहार पर प्रभाव डालती है, उन्हें क्या कहा जाता है? घोषणात्मक, कार्यकारी, लेक्सिकल या ऑप्शन डी या आइकॉनिक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कार्यकारी स्मृति को वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्किंग मेमोरी, कहीं कहीं आपने देखा होगा वर्किंग मेमोरी के नाम से भी कहीं लिखा होगा, जिसका मतलब होता है जो जानकारी को संशोधित करने के, उपयोग करने और याद रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि फ़ोन नंबर किसी का याद रखना, किसी का डायरेक्शन याद रखना, किसी का एड्रेस याद रखना, ये सब चीज़ आपके वर्किंग मेमोरी के अंदर आता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यह सिद्धांत जो कहता है कि स्मृति किस प्रकार से संकेतन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और पुनः ज्ञापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है आपका। मेमोरी जो भी है आपके लिए काफ़ी वर्ड डिफ़ॉल्ट है और थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आपको थोड़ा-सा पढ़ने में इंटरेस्ट ना रहो इस चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आपके सिलेबस में साफ-साफ दिया गया और इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे मेमोरी को लेकर। तो थोड़ा बहुत आपको बिना मन का भी पढ़ना पड़ेगा और इसे याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रट्टा मारना पड़ता है और ऐसे ही टॉपिक है, आपको समझ में ना आता हो लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन को आंसर याद करना होगा। बिना आंसर याद किए आपका काम नहीं चलने वाला। तो इस बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लास आपके क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रिया का स्तर सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, समय के साथ एक स्मृति नायक को स्थिरता को मजबूत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकेतन, पूर्ण ज्ञापन, भूलना या ऑप्शन डी है संगठन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संगठन। क्वेश्चन नंबर 14, वे दर्शनशीलता की प्रादुर्भाव जिसमें लोग पूर्व में सीखी गई जानकारी को याद करने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसे जरूर याद रखना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार की स्मृति नौकरियां, आदतें और प्रक्रियाएं की जानकारी में जिम्मेदार है, उसे क्या कहा जाएगा? तो जस्ट मैंने आपको बताया था वर्किंग मेमोरी के अंदर जो आपकी नौकरियां और आपके आदतें को निश्चित करती है किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को याद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्मृति की जानकारी और पुनरावृत्ति द्वारा कार्य स्मृति में धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पुनर्व्यय, ऑप्शन बी है पूर्ण ज्ञापन, पुनर्निर्माण या ऑप्शन डी है पहचान। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस दृढ़शीलता की प्रादुर्भाव जिसमें लोग सूची से पहले आइटमों को याद करने में अधिक सुविधा में याद करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्राइमरी प्रभाव, क्रमिक स्थान, पूर्व क्रियात्मक या ऑप्शन डी है टुकड़े का प्रभाव। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हो कि जिसमें लोग सबसे पहले आइटमों को याद करने में अधिक सुविधा याद करते हैं, मतलब जो भी आपके पहले का चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप स्कूल में बच्चे हुए, छोटे हो गए, तो जो जब आपसे कोई कहानी सुनाने के लिए कहा जाता था, तो आपको स्टार्टिंग का 4 से 5 लाइन आपको याद रहता था, उसके बाद आप भूल जाते थे। ऐसा मैं करता था, मुझे कोई भी अभी तक भी कोई स्टोरी या कोई कविता मुझे याद नहीं रहता। मुझे 4 लाइन 5 लाइन किसी भी कविता का स्टार्टिंग का याद रहता है, बाद का मैं भूल जाता हूँ। ऐसे जब 26 जनवरी रहता था या 15 अगस्त, तो उस टाइम कोई भी आपको भाषण देना हो या फिर किसी चीज़ पे बोलना होता था, तो मुझे के 4-5 लाइन मुझे याद रहते थे, बाकी के मैं भूल जाता था। तो उसको क्या कहते हैं? तो क्रमिक स्थान प्रभाव कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, क्रमिक स्थान प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 18, उस दर्शनशीलता का प्रादुर्भाव जिसमें लोग सूची में आखिरी आइटमों को याद करने में अधिक सुविधा याद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पिछले क्वेश्चन में आपके फर्स्ट आइटमों को याद करने का पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको आखिरी आइटमों को याद करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ए हो जाएगा, अंतिमित प्रभाव। क्योंकि आपके आखिरी बारे में पूछ रहा है तो अंतिमित प्रभाव ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार की स्मृति व्यक्तिगत अनुभव और घटनाओं की जानकारी में जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है लेक्सिकल मेमोरी, क्षणिक स्मृति, कार्यकारी स्मृति जिसे आप वर्किंग मेमोरी भी बोलते हो, और ऑप्शन डी क्या है आपका? तो ऑप्शन डी है आपका आइकॉनिक मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्किंग मेमोरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। टोटल 25 क्वेश्चन है, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से सुन लो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से आपको 2 से 3 सवाल आ जाए पेपर में, इसलिए आपको पूरा 25 क्वेश्चन ज़रूर देखना। वीडियो को बार-बार देखना, या क्वेश्चन को जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज काफ़ी थोड़ा लेंदी होता है और काफ़ी बोरिंग होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान-ध्यान से पढ़ना और ऑप्शन अच्छे से रीड करो, इसका आसानी से इसका आंसर आप बता पाओगे। किस स्मृति प्रक्रिया को मानसिक कार्यों जैसे कि समस्या हल करना, जानकारी को धारित करने और प्रक्रिया करने के जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, कार्य स्मृति। इसमें मुश्किल से 5 से 6 वर्ड है जो बार-बार आपको आंसर होगा, क्योंकि मेमोरी आपके 4 या 5 प्रकार के होते हैं। कहीं-कहीं आपको 4 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 5 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कार्य स्मृति, शब्द वाली स्मृति, ऐसे करके 4-5 स्मृति है, जो आपके टोटल 25 क्वेश्चन में आपके इसी के 4-5 ऑप्शन के अंदर आपका ऑप्शन घूमते रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वो दर्शनशीलता प्रादुर्भाव जिसमें लोग जानकारी को उस संदर्भ के साथ मिलाने पर अधिक याद करने की संभावना होती है, जिसमें उसे सिखा के उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है राज्य आधारित स्मृति, भाव संगणक स्मृति, संदर्भ आधारित स्मृति, या ऑप्शन डी स्रोत स्मृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संदर्भ आधारित स्मृति। क्वेश्चन नंबर 22, और दर्शनशीलता प्रादुर्भाव जिसमें लोग उसी भावनात्मक स्थिति में होते हैं जिसमें जानकारी सीखी जाती है, उस समय क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भाव संगणक स्मृति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि किस प्रकार की स्मृति होती है जिसमें किसी भावनात्मक महत्वपूर्ण समय या घटना की जीवंत और विस्तृत स्मृति मानी जाती है। इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फ्लैशबैक स्मृति। फ्लैशबैक स्मृति क्या होता है? तो याद रखना, फ्लैशबैक मेमोरी सबसे अधिक तब बनती है जब व्यापक संस्कृति और भावनात्मक महत्व को संकट होता है। जैसे कि आपका जो 9/11 को जो हमला हुआ था मुंबई पर, वो आपको कोई इंसान नहीं भूल सकता, क्योंकि उसमें आपका इमोशन और आपका संस्कृति, भावनात्मक सब कुछ उसमें लगा रहता है। जैसे कि पुलवामा अटैक, ये सब चीज़ आपके फ्लैशबैक मेमोरी के अंदर आता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उस दर्शनशीलता के प्रादुर्भाव जिसमें लोग अपने पिछली घटनाओं की स्मृति को याद नहीं कर सकते, जो आमतौर पर किसी आत्मिक अनुभव के साथ जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको विभाजन स्मृति कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। किस मस्तिष्क संरचना की नई दीर्घकालिक स्मृतियों की गठन और संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सेरेबेलम, या ऑप्शन डी या हाइपोथैलेमस।
तो मैंने आपको हिप्पोकैम्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा और मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ हिप्पोकैम्प्स के बारे में। हिप्पोकैम्प्स क्या होता है? तो हिप्पोकैम्प्स आपका एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो आपके बचपन में देखने को नहीं मिलता है। जो आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है जो किसी भी चीज़ को याद करने में काफ़ी मदद करता है। हिप्पोकैम्प्स आपके जन्म के कुछ सालों तक आपके शरीर में विकसित नहीं होता है, जिसके वजह से आप बचपन की मेमोरी को याद नहीं कर पाते हो। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो वो आपके अंदर विकसित होता है और तब जाकर आपकी कोई भी चीज़ आपको याद रहती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हिप्पोकैम्प्स कहते हैं। और एक था हाइपोथैलेमस, दोनों को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस एक थैलेमस के नीचे रहता है, इसे याद रखिएगा, जिसकी वजह से आपका भूख लगना, आपको प्यास लगना, सेक्स जैसी शारीरिक कार्य को भी नियंत्रित करता है, आपका हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको समझने में, लेकिन फिर भी आपको 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। इस टॉपिक से आपसे 2 से 3 सवाल आपके मेमोरी से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जाकर आप देख सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस टॉपिक को अच्छे से समझना, वीडियो को पॉज़ करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आपको उसे जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे, अच्छे से क्वेश्चन को नहीं समझोगे, तो आपको बोरिंग फ़ील होगी। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया आपको। और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मैंने एक बार भी नहीं कहा आप लोग को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर खुद से कर देना अपने मन से। अगले वीडियो में चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।